नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला है जीएस प्रैक्टिस सेट और इस प्रैक्टिस सेट में हमारे हिस्ट्री के तीनों पोर्शन हो जाएंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक। इनसे बनने वाले सभी क्वेश्चन देखेंगे विस्तार पूर्वक। ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उन्हें ही देखते हुए सब कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका जो बनी थी 1236 से 1240 तक, 4 वर्ष तक शासिका रही थी। नाम क्या है? रजिया सुल्तान। किसकी पुत्री थी ये? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, याद रखना। ये ऐसी महिला थी जो जनता के सहयोग से बनी थी। तो जनता के सहयोग से बनने वाला पहला शासक या शासिका कौन थी? तो कहना रजिया सुल्तान। लाल वस्त्र पहने थे इन्होंने, लाल वस्त्र पहनकर ये गद्दी पर बैठी थी, जो किसके प्रतीक थे? न्याय के प्रतीक थे। कौन से वस्त्र? लाल वस्त्र पहनकर ये गद्दी पर बैठी थी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया हमारा ए में, जो दिया गया है ऑप्शन, चांद बीबी। चांद बीबी कहां की शासिका थी? तो बताना, ये अहमदनगर की शासिका थी। कहां की शासिका थी? अहमदनगर की शासिका थी। ठीक है, और ये किसके समकालीन थी? तो ये अकबर के समकालीन थी। जबकि नूरजहां कहां की रहने वाली थी? ये ईरान की रहने वाली थी। और इनका जो वास्तविक नाम था मेहरुनिसा, वास्तविक नाम था मेहरुनिसा, इनका वास्तविक नाम था। जबकि ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है मुमताज महल, जिसे किस नाम से जानते हैं हम? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से जानी जाती है। देखो, चारों ऑप्शन में चारों महिला दे रखी थी, चारों से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। अगर चांद बीबी अहमदनगर आ जाएगा, रजिया सुल्तान पहली शासिका हो जाएगी। और ये मुस्लिम इतिहास में, पूरे विश्व इतिहास में पहली शासिका है रजिया सुल्तान। ठीक है, मुमताज मुमताज महल, अर्जुमंद बानो बेगम जिसकी याद में ताजमहल बनाया गया है, नूरजहां ईरान की रहने वाली थी, नाम क्या था? मेहरू निसा, वास्तविक नाम था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा। जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ की राजधानी। शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़ राजधानी थी। अगर पूछा जाए रायगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो रायगढ़ का किला भी शिवाजी द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद शिवाजी ने मराठों का केंद्र क्या बनाया था? तो मराठों का केंद्र क्या था? पुणे था। याद रखना। ठीक है, मराठों का केंद्र पुणे था। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? अर्थात तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूरलंग ने नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया था। बात कर लेते कब किया था? तो याद रखना 1398 में किया था। और ये किस वंश का था? तो ये तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, तुगलक वंश का शासक था, जिसके शासनकाल में तैमूरलंग आक्रमण करता है। ठीक है, कब करता है? 1398। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। आमिर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? अब देखो, यहां पर ये नहीं पूछा किसके दरबार में रहते थे, ये पूछा किसने दरबारी कवि घोषित किया था। अगर बात कर लेते आमिर खुसरो की कि किस व्यक्ति ने इसे कवि घोषित किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कवि घोषित किया था। जबकि ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये बलबन के दरबार में भी रहते थे, लेकिन बलबन ने इन्हें कवि घोषित नहीं किया था। ठीक है, अगर ये पूछे आमिर खुसरो सबसे पहले किसके दरबार में रहता था, तो कहना बलबन के दरबार में। लेकिन कवि किसने घोषित किया था? जो क्वेश्चन पूछा गया, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कवि घोषित किया गया था। बात कर लेते आमिर खुसरो के। तो आमिर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम है मोहम्मद हसन। आमिर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन। ठीक है, और आमिर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? उपनाम क्या है? तोता ए हिंद। तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत में तबला, भारत में तबला, खड़ी बोली, भारत में तबला, खड़ी बोली, कव्वाली,
और आपका सितार। ठीक है, इन चारों का जनक किसे बोला जाता है? तो कहना आमिर खुसरो को। किस चीज का जनक? तबला, खड़ी बोली, कव्वाली और सितार, इनका जनक किसे कहते हैं? आमिर खुसरो को कहते हैं। ठीक है, याद रखना। किसके द्वारा कभी घोषित किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कभी घोषित किया गया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में आक्रमण किया था। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह रंगीला के। मोहम्मद शाह रंगीला जाना जाता है हमेशा के लिए जजिया समाप्त करने के लिए। मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कब समाप्त किया था? तो कहना 1720 में। मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम क्या है? तो याद रखें, रोशन अख्तर इसका वास्तविक नाम था। जबकि किस मुगल शासक के शासनकाल में उर्दू को बढ़ावा दिया गया? तो कहना मोहम्मद शाह रंगीला। और किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो ये भी हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह रंगीला। तो देखो, संगीत, उर्दू और जजिया समाप्त कौन जाना जाता है? मोहम्मद शाह रंगीला जाना जाता है। और नादिर शाह का आक्रमण ये भी मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही होता है। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही बाजीराव प्रथम दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, ये भी मोहम्मद शाह रंगीला से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो आता है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक ये भी मोहम्मद शाह रंगीला ही होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट द्वारा स्थापित की गई थी? प्रांत की बात हो रही है। प्रांतीय स्वायत्तता कब समाप्त कर दी गई? तो याद रखें, प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के एक्ट में समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, कि प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट द्वारा स्थापित की गई थी? तो याद रखना 1935 के अधिनियम द्वारा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जो हमारा दिया गया है, थानेश्वर के थानेश्वर कहाँ है? तो कहना थानेश्वर हरियाणा में। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक पूछा है। थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? ये था आपका पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति का जो उत्तराधिकारी होता है ये होता है प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी होता है हर्षवर्धन। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन क्या था? थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो कहना पुष्यभूति। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? ठीक है, किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू करने वाला शासक था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया जाता है। उसके बाद इसकी प्रसिद्ध उपाधि होती है, कौन सी उपाधि लेता है? द्वितीय सिकंदर की उपाधि। द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? कहना अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की तुलना किससे की जाती है? तो याद रखना इसकी तुलना की जाती है लुई 14वें से। ठीक है, फ्रांस के राजा थे लुई 14वें, उससे किसकी तुलना की जाती है? कहना अलाउद्दीन खिलजी की तुलना की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी की अन्य जो विशेषताएं हैं वो आपको याद रखना है कि नगद वेतन की व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। घोड़ों पर दाग प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। उसके बाद सर्वाधिक खालसा भूमि का विस्तार, और मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण किसके शासनकाल में होते? तो 6 आक्रमण होते अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। मंगोलों के 6 आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होते। तो ये चीजें हैं, याद रखना। जैसे द्वितीय सिकंदर लुई 14वें से तुलना की जाती है, नगद वेतन, दाग प्रथा, खालसा भूमि का विस्तार और मंगोलों के आक्रमण किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी। और जाना जाता है अपने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के लिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। मुस्लिम लीग की जिस समय स्थापना की गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906। कहां की जाती है स्थापना?
ढाका में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? 1906 ढाका। जबकि मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ खोला गया था? अगर मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय था लखनऊ। मुस्लिम लीग का लखनऊ में मुख्यालय था। उसके बाद इनका जो पहला अधिवेशन होता है, ये अधिवेशन होता है कराची में। ठीक है, तो तीनों शहरों का नाम याद रखना। कराची आएगा तो अधिवेशन, मुख्यालय आएगा तो लखनऊ, पहली स्थापना होगी तो ढाका मुस्लिम लीग की। जबकि मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? तो सलीमुल्लाह खां, जो उस समय बांग्लादेश के, जो बंगाल था उस समय, उसके नवाब थे, और उसके साथ थे आपके सलीमुल्लाह खां और आगा खां। ठीक है, दोनों व्यक्तियों का योगदान था मुस्लिम लीग बनाने में। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो मिंटो द्वितीय उस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग से क्वेश्चन थे, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो शिवाजी का जो उत्तराधिकारी था, कई बार पूछा जाता है, संभाजी। शिवाजी का उत्तराधिकारी था। संभाजी को मराठी किस नाम से जानते हैं? तो बोला जाता है शस्त्र प्लस शास्त्र। शस्त्र और शास्त्र में निपुण मराठा किसे बोला जाता है? तो याद रखना, शस्त्र और शास्त्र में निपुण मराठा बोला जाता है संभाजी को। ठीक है, संभाजी के गुरु आते हैं जिनका नाम था कवि कलश। कवि कलश संभाजी के गुरु थे। और संभाजी को कौन मार देता है? तो औरंगजेब संभाजी को मरवा देता है। ठीक है, तो संभाजी से 3 क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखने। एक तो उत्तराधिकारी हो गए, शस्त्र और शास्त्र में निपुण मराठा, कवि कलश इनके गुरु थे, और औरंगजेब द्वारा मराठा को मार दिया गया जिसका नाम है संभाजी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन हुआ? रिपीट क्वेश्चन, भारत का विभाजन, माउंटबेटन योजना, गवर्नर जनरल था उस समय। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हम 3 जून योजना के नाम से जानते हैं। 3 जून योजना 1947, जिसमें भारत का विभाजन किया गया था। बेबेल योजना में भारत का विभाजन नहीं था। बेबेल योजना 1945 में आई थी। कैबिनेट मिशन हमारे संविधान सभा का गठन करता है, जो कि 1946 में। क्रिप्स मिशन 1942 में, जो हमारी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आया था द्वितीय विश्व युद्ध में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। ठीक है, याद रखना। इधर दे रखा मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हैं, एक तो ये याद रखना। उसके बाद सबसे लंबा कार्यकाल रहा इनका 1940 से 1946 तक, 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिस समय सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे देते हैं त्रिपुरी जो अधिवेशन होता है उसमें, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक रूप क्या था? तो धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक रूप था पशुपति का। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, रानी दुर्गावती का संबंध निम्नलिखित में से किस राजघराने से है? तो रानी दुर्गावती का संबंध किस राजघराने से है? तो इनका मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा घराने से है, याद रखना। ठीक है, कहां से? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा घराने से इनका संबंध था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन हुआ था 1928 में। हुआ कहां पर था? गुजरात में। और बारदोली की महिलाओं द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहली बार सरदार कहा गया था। उसके बाद इस उपाधि को महिलाओं से लेकर गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल तक बताते हैं कि बारदोली की महिलाओं द्वारा आपको सरदार की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो तब से इनका नाम हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो याद रखना, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में हुआ था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था, अर्थात प्रथम अंग्रेज जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम अंग्रेज
व्यक्ति का नाम आता है जॉर्ज यूले। क्या नाम है? जॉर्ज यूले। कब बना था? 188 और 8। ठीक है, पूछा जाए कहां बना था तो बताना, इलाहाबाद में। कहां बना था? इलाहाबाद में। ठीक है, तो कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले कब बना? 1888। कहां? इलाहाबाद में। जबकि विलियम बेटरबन भी कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, ये याद रखना, ये बना था आपका मुंबई में। विलियम बेटरबन कहां बना? मुंबई में। बना कब था? ये 89 में बन जाता है। ठीक है, एओ ह्यूम जो दिए गए हैं, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे एओ ह्यूम। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है? कांग्रेस का पिता बोला जाता है। कांग्रेस का पिता किसे बोला जाता है? एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता बोला जाता है। ठीक है, कहां के रहने वाले थे एओ ह्यूम? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? अच्छा, पहला अंग्रेज भी पूछ लिया और अब मुस्लिम अध्यक्ष भी पूछ लिए। तो पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम है आपका, याद रखना, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए कब बने थे तो ये याद रखना 1987। जो जॉर्ज यूले है उससे 1 साल पहले बने, और बने कहां थे? तो मद्रास में। कहां बने थे? मद्रास। अब याद क्या रखना, मैं से मद्रास और मैं से ही मुस्लिम है। कब बने? 1887। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, उसके बाद जो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है कि बदरुद्दीन तैयब का नारा बताओ, नारा क्या था? तो कांग्रेस से जुड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया? बदरुद्दीन तैयब द्वारा कांग्रेस से जुड़ो का नारा दिया गया था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया हमारा, 1854 का वुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, वुड डिस्पैच का संबंध किससे था? तो वुड डिस्पैच हमारा किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद अगर पूछा जाए वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था, तो आप लगा सकते हैं 1854 की बात है, तो इस समय हमारा गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो डलहौजी था। ठीक है, हमारा गवर्नर जनरल वुड डिस्पैच के समय जो शिक्षा से संबंधित था डलहौजी था, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन। ठीक है, देखो पूरे एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल का समकालीन था? किसके शासनकाल में रहते थे नागार्जुन? ठीक है, याद रखना नागार्जुन के बारे में, ये किसके शासनकाल में रहते थे? कनिष्क के शासनकाल में रहते थे। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में नागार्जुन बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, याद रखना। इन्हें द्वितीय बौद्ध बोला जाता है। नागार्जुन को क्या बोला जाता है? द्वितीय बौद्ध बोला जाता है। उसके बाद कनिष्क के दरबार में और कौन रहता था? अश्व घोष किसके दरबार में रहता था? अश्व घोष भी कनिष्क के दरबार में रहता था। अन्य व्यक्तियों में चरक, जिसने चरक संहिता लिखी, किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के दरबार में। उसके बाद एक और व्यक्ति आता है पाशर्व। ठीक है, तो देखो पाशर्व, अश्वघोष, चरक और नागार्जुन, ये किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। और कनिष्क के शासनकाल में ही गौतम बुद्ध की पूजा प्रारंभ हुई थी। ठीक है, किसके शासनकाल में गौतम बुद्ध की पूजा प्रारंभ हुई थी? तो कहना कनिष्क के शासनकाल में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग लगाया गया था? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? तो जो महाभियोग लगाया गया था, ये लगाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पर, परंतु ये पूरा नहीं हो पाया था। बाद में वारेन हेस्टिंग्स को बरी कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखो हेस्टिंग्स के नाम से दो है, वारेन हेस्टिंग्स जिस पर महाभियोग लगाया गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स जिसने मराठों का अंत किया था। मराठों का अंत 1818 में किसने किया था? इसी के द्वारा किया जाता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस किस लिए जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जाना जाता है स्थायी बंदोबस्त के लिए। स्थायी बंदोबस्त के लिए कौन जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड बेलेजली किस लिए जाना जाता है? तो लॉर्ड बेलेजली जाना जाता है आपका सहायक संधि के लिए, लॉर्ड बेलेजली जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं 21। सिखों को एक सैन्य एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तन करने का श्रेय किसे जाता है या किसे गया है?
तो सिखों को एक सैनिक और लड़ाकू समुदाय में परिवर्तन करने का जो मेन व्यक्ति थे ये थे आपके गुरु हरगोविंद। ठीक है, गुरु हरगोविंद जो जाने जाते थे अपने सैन्य कार्यों के लिए। इनकी विशेषता 2 तलवार लेकर बैठे थे। कौन सिख गुरु 2 तलवार लेकर गद्दी पर बैठे थे? तो कहना हरगोविंद। उसके बाद अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? तो भी हो जाएंगे गुरु हरगोविंद। उसका नगाड़ा बजाने की प्रथा, नगाड़ा बजाने की प्रथा वो भी हरगोविंद द्वारा प्रारंभ की गई थी। और सिखों को मांस खाने की अनुमति भी इनके द्वारा ही दी गई थी। जबकि गुरु अर्जुन देव किस लिए जाने जाते हैं? गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर के लिए जाने जाते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब के संस्थापक हैं। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु हैं और पहले गुरु हैं जिन्होंने सिंह अपने नाम के साथ जोड़ा है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह याद रखना। उसके बाद गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया था, जिस कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। और गुरु तेग बहादुर का वास्तविक नाम क्या है? त्यागमल इनका वास्तविक नाम। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है निम्नलिखित में से किसने उपनिषद का फारसी अनुवाद किया था? तो दारा शिखों ने उपनिषद का फारसी अनुवाद किया था। ठीक है, याद रखना। उपनिषद को दर्शन का पिता बोला जाता है। ठीक है, उपनिषद को क्या बोला जाता है? दर्शन का पिता उपनिषद को बोलते हैं। इसका फारसी अनुवाद किसने किया था? दारा शिखों द्वारा इसका फारसी अनुवाद किया गया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनाया गया था आपका राणा कुंभा द्वारा। और बनाया कब गया था? तो कहना मालवा जीतने के बाद। जिस समय राणा कुंभा मालवा जीत जाते उस समय आपका चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। पुरंदर की संधि पहले तो याद रखना कब हुई थी? पुरंदर की संधि 1665 में छत्रपति शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। ठीक है, याद रखना। किसके बीच हुई थी? छत्रपति शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया हमारा किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि अर्थात हिंद का ताज की उपाधि से सम्मानित किया गया था? किस वायसराय के समय? तो याद रखना है ये लॉर्ड लिट्टन के समय महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। और लॉर्ड लिट्टन के समय ही 1877 में पहला दिल्ली दरबार लगाया गया था। कौन सा दिल्ली दरबार? पहला दिल्ली दरबार। ठीक है, किसके समय लगाया गया था? लॉर्ड लिट्टन। और ये कौन सी उपाधि देता है महारानी विक्टोरिया को? केसरे हिंद की उपाधि देता है। ठीक है, अब देखो ये दिल्ली दरबार से क्वेश्चन है। पहला दिल्ली दरबार कब लगाया गया? 1877। उसके बाद हमारे टोटल दिल्ली दरबार हुए थे 3। पहला तो हो गया 1877। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिल्ली दरबार होगा हमारा 1903 और तीसरा दिल्ली दरबार होगा 1911। ठीक है, तो हमारे कितने दिल्ली दरबार थे? तो कहना 3 दिल्ली दरबार। 1903 किसके समय होगा? करजन के समय होगा। 1911 जो तीसरा दिल्ली दरबार होगा ये होगा आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा। ठीक है, तो कितने दिल्ली दरबार थे? 3 दिल्ली दरबार थे, याद रखना। पहला 1877, 1903 और उसके बाद 1911। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है लॉर्ड वेलेजली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? तो कौन सी संधि करते हैं ये याद रखना, बैसीन की संधि। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बैसीन की संधि कौन करता है? बाजीराव द्वितीय करता है। और पुआत कलेते कब करता है? तो 1802 में करता है बाजीराव द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली सब ऐसा पेशवा था जो कि सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता था?
तो जो वैष्णव भक्त थे, बस इतना याद रखना, जो वैष्णव जो विष्णु के भक्त थे उन्हें अलवार कहा जाता था, और जो शैव भक्त थे उसे नयनार कहा जाता था। ठीक है, दोनों यही खत्म हो जाएंगे। पूछा जाए वैष्णव भक्त तो कहना अलवार, और पूछा जाए शिव भक्त तो कहना नयनार, क्योंकि नैन तीसरी नैन किसकी होती है? शिव की। तो याद रखना नयनार शिव को कहते थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो किसके शासनकाल में अष्टप्रधान थे? तो कहना शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान थे। ठीक है, जबकि अष्ट दिग्गज हो जाते, अष्ट दिग्गज तो हो जाता हमारा कृष्णदेव राय। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है? अष्टप्रधान मंत्री परिषद, तो शिवाजी अष्टप्रधान शिवाजी हो जाएंगे, अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय हो जाएंगे, जो कि प्रसिद्ध तेलुगु के कवि होते थे, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है, अजमेर स्थित अलाउद्दीन का झोपड़ा पहले क्या था? तो अजमेर स्थित अलाउद्दीन का झोपड़ा पहले ये आपका संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, अलाउद्दीन का झोपड़ा पहले क्या था? एक संस्कृत विद्यालय था। अलाउद्दीन के झोपड़े का निर्माण कौन कराता है? तो कह रहा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया जाता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन का झोपड़ा पहले क्या था? एक संस्कृत विद्यालय था, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, जो हमारा दिया गया है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का जन्मदाता रामानुजाचार्य को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकते हैं, यह कथन किसका है? कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, कथन को याद कर लेना। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही यह आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन था अरविंद घोष का। किसका? अरविंद घोष है, अरविंद घोष का है। ठीक है, अरविंद घोष से कौन सा आश्रम संबंधित है? तो आश्रम का नाम याद रखना, ओरेबिल आश्रम। कौन सा आश्रम है? ओरेबिल या ओरोबिल आश्रम किससे संबंधित है? अरविंद घोष से संबंधित है। अरविंद घोष ने कांग्रेस के बारे में एक तो ये कथन बोला है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य और हिंदुत्व हमारी आकांक्षा पूरा कर सकते हैं, ये याद रखना। अन्य जो इनका कथन है याद रखना कि कांग्रेस टीबी रोग से मरने वाली है, ये कथन किसका है? ये भी अरविंद घोष का है। ठीक है, कि कांग्रेस टीबी रोग से मरने वाली है, यह कथन किसका है? ये भी अरविंद घोष का है। उसके बाद अन्य जो आपको चीजें इनके बारे में याद रखनी है, अरविंद घोष से अलग जो बातें याद रखनी की, एक पुस्तक आती है इनकी लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की। ठीक है, याद रखना। इससे अलग की पुस्तक है इनकी एक, याद रखना, सिंथेसिस योग, सिंथेसिस योग महत्वपूर्ण पुस्तक है। सिंथेसिस योग किसकी पुस्तक है? कहना अरविंद घोष की। ठीक है, उसके बाद एसेज ऑन गीता अन्य पुस्तक आती है, एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता किसकी पुस्तक है? कहना अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, सिंथेसिस योग ये भी अरविंद घोष। ठीक है, कथन दिया गया था, याद रखना। कहां रहते थे? तो पांडिचेरी में रहते थे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, कलकत्ते से प्रकाशित उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो उदंत मार्तंड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये याद रखना, ये किया गया था पंडित जुगल किशोर द्वारा। ठीक है, अगर पूछा जाए कब किया गया था? 1826 में इसका प्रकाशन किया गया था कोलकाता से। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 जो दिया गया है, किस ब्रिटिश जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का सर्वोत्तम एवं सबसे बहादुर नेता माना था? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, सर ह्यू रोज के नाम से आता है। ठीक है, ह्यूज रोज लिखा है, ह्यू रोज के नाम से आता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया गया हमारा, पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है? अर्थात पेरियार नाम से किसे जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा दिया गया है,
ईवी रामास्वामी नायकर, इन्हें पेरियार नाम से जाना जाता है। और ये हमारे किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये याद रखना, ये स्वाभिमान आंदोलन से संबंधित है। किससे? स्वाभिमान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखना स्वाभिमान आंदोलन से कौन संबंधित है? ठीक है, रामास्वामी नायकर संबंधित है, जो पेरियार नाम से प्रसिद्ध है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। ठीक है, जिसके बारे में ये बताते थे, पुस्तक का नाम है कुडी एरासू। कुडी एरासू किसकी पुस्तक है? तो कहना रामास्वामी नायकर है, जो किस आंदोलन से संबंधित है? तो स्वाभिमान आंदोलन से संबंधित है। और इनका उपनाम क्या आता है? पेरियार इनका उपनाम आता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था? बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक के बारे में पूछा है। इनकी पुस्तक का नाम था बंग दर्शन। ठीक है, क्या नाम था? बंग दर्शन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 36 है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट अर्थात अशांति का जनक किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक बोला गया था वैलेंटाइन सिरोल द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? वैलेंटाइन सिरोल द्वारा। और किस पुस्तक में बोला गया था? पुस्तक का नाम याद रखना, पुस्तक का नाम है इंडियन अनरेस्ट। पुस्तक का नाम याद रखना, इंडियन अनरेस्ट, जो वैलेंटाइन की पुस्तक है। इसमें बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट अर्थात अशांति का जनक बोला गया है, जिस पर बाल गंगाधर तिलक बाद में केस कर देते हैं और केस लड़ने लंदन चले जाते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 जो हमारा दिया गया है, कौन क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया? ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जो बाद में अंत में जाकर रामकृष्ण मिशन से जुड़ गए थे? तो याद रखना, ये थे आपके जतेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ऐसे क्रांतिकारी थे जो शुरू में तो क्रांतिकारी थे और बाद में जाकर आपके रामकृष्ण मिशन से जुड़ जाते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। कहां की गई थी? कोलकाता में। किसके द्वारा? विवेकानंद। ठीक है, स्वयं विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, क्योंकि विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। अपने गुरु के नाम पर करते हैं स्थापना ये, तो स्वयं विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस है। उनके ही नाम से संबंधित एक मिशन चलाते हैं, रामकृष्ण मिशन स्थापना करते हैं 1897 में। कहां करते हैं? तो ये याद रखना, कोलकाता में करते हैं। ठीक है, कौन? स्वामी विवेकानंद। और जो क्वेश्चन दिया गया था याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया हमारा, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने दिया था? तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत दिया था अरबिंदो घोष ने। ठीक है, इनसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अरविंद घोष के कई कथन आते हैं। ठीक है, याद रखना, जो कांग्रेस के बारे में भी बोला है, और आश्रम भी आता है, ओरेविल आश्रम। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 39 क्वेश्चन देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? तो याद रखना, अमृत बाजार जो पत्रिका है ये शिशिर कुमार घोष की है। अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? तो याद रखना, शिशिर कुमार घोष की पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, तमिल पत्रिका कुडी एरासू के संस्थापक कौन थे? तो कुडी एरासू के संस्थापक अभी हमने बात की थी ईवी रामास्वामी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं जो हमारा दिया गया है, ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि बंद किए जाने के प्रयास के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? जिस समय ब्रिटिश सरकार मानव बलि पर प्रतिबंध लगा देती है, तो एक जनजाति की परंपरा थी कि वो मानव की बलि देते थे। तो जनजाति कौन सी थी? उसी का नाम पूछा, तो जनजाति का नाम याद रखना, जनजाति है खोंड। और कहाँ की रहने वाली थी? तो ये मध्य प्रदेश की जनजाति थी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है,
ओराव विद्रोह के नेता कौन थे, या ओराव विद्रोह का नेता कौन था? तो ओराव विद्रोह का नेता था आपका जत्रा भगत। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए ओराव विद्रोह कब चला था, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चला था ये 1914 में। ठीक है, याद रखना ओराव विद्रोह कब चला था, 1914 में चला था। जगह पूछ लेते हैं कहां पर चला था, तो झारखंड में चला था। सही है, ओराव विद्रोह कहां चला था, झारखंड में। किसके द्वारा, यात्रा भगत। कब, तो कहना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब शुरू होता है 1914 में। ठीक, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 जो दिया गया है। मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी 1925 में। कहां की गई थी, ये तो लिखा हुआ है मुंबई में, लेकिन जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है आपको याद रखने, जो एग्जाम में पूछे गए कि इसकी जो स्थापना की गई थी, व्यक्ति कौन कौन थे? एक व्यक्ति थे रामेंद्र कुमार और दूसरे व्यक्ति का नाम था अमरजीत कौर। अमरजीत, ठीक है, जो अमरजीत थे ये आपके सचिव थे और जो रामेंद्र थे ये अध्यक्ष पद पर थे। दोनों व्यक्ति को याद रखना। ठीक है, कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो रामेंद्र कुमार, और सचिव कौन थे, अमरजीत। हुई कब थी, 1925। कहां हुई थी, तो ये दे रखा है मुंबई में। ठीक है, याद रखना, सारी चीजें आ गई। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 दे रखा, किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? तो कहना 1924 से 1934 के मध्य। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, इसमें दिया गया है उपनिषद जिन्हें वेदांतों के नाम से जाना जाता है, इनकी संख्या कितनी है? तो कई बार बात कर चुके हैं हम उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद का फारसी अनुवाद दाराशिको द्वारा। उपनिषद को बोलते क्या है? दर्शन का पिता। दर्शन का पिता किसे बोला जाता है? उपनिषद को, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा गया है, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। जबकि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, यहां अंतिम पूछा है, तो अंतिम कौन था? बृहदत्त। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कल्लड़ की राजतरंगिणी में किस चीज का वर्णन दिया गया है? तो कल्लड़ की जो पुस्तक है राजतरंगिणी, इसमें किस चीज का वर्णन दिया गया है? तो इसमें दिया गया है कश्मीर के राजाओं का इतिहास दिया गया है। ठीक है, भारतीय इतिहास का पिता किसे बोला जाता है? तो कल्लड़ को बोला जाता है भारतीय इतिहास का पिता। ठीक है, याद रखना, भारतीय इतिहास का पिता किसे बोलते हैं? कल्हड़ को बोलते हैं। उसके बाद कल्हड़ किसके दरबार में रहता था? तो कश्मीर के राजा थे और नाम था उनका हर्षदेव। ठीक है, हर्षदेव के दरबार में कौन रहता था? कल्हड़, कश्मीर के राजा। ये हर्षवर्धन नहीं है, ये कश्मीर के राजा दूसरे हैं, हर्षदेव। इसके साथ इनके समकालीन था और इनके दरबार में रहता था कल्हड़। ठीक है, जिसकी पुस्तक आती है राजतरंगिणी, जिसमें किसकी जानकारी मिलती है? कश्मीर के इतिहास की। और कल्हड़ को क्या बोलते हैं? भारतीय इतिहास का पिता बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है, संथालों के प्रसिद्ध विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे? या संथाल के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था सिद्धू एवं कानू द्वारा। दोनों से ऐसे संथाल सिद्धू। ठीक है, याद रखना, संथाल विद्रोह का विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? संथाल, तो सिद्धू और कानू द्वारा किया गया था। बात कर लेते कब किया गया था, तो 1855 में किया गया था संथाल विद्रोह। ठीक है, किसके द्वारा? सिद्धू एवं कानू द्वारा किया गया था। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें दिया गया है ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में मंडल पूछा जाता है, मंडल कितने हैं? तो मंडल तो 10 है, लेकिन यहाँ क्या पूछा? सूक्त की संख्या कितनी है? तो कितने सूक्त है? 1028 ऋग्वेद में सूक्त है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद ऋग्वेद में किस चीज की जानकारी मिलती है? तो कहना ईश्वर की महिमा की।
ईश्वर की महिमा की जानकारी मिलती है ऋग्वेद में। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद का उपवेद आता है। ऋग्वेद का जो उपवेद आता है आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया 50, महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व कब ग्रहण किया था? अर्थात गांधी जी कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो गांधी जो अध्यक्ष बने थे 1924 में। कहां बने थे? बेलगांव में। एक बेलगांव अधिवेशन था जो कर्नाटक में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं। ठीक है, जबकि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये याद रखना 1901 के कोलकाता अधिवेशन में गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? व्यक्ति का नाम आता है दीन साहबाचा। ठीक है, तो गांधी जी ने कब कांग्रेस में भाग लिया था? तो 1901 कोलकाता अधिवेशन, दीन साहबाचा ने उसकी अध्यक्षता की थी। लेकिन खुद गांधी अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में होता, तब गांधी जी अध्यक्ष बने थे। उसके बाद गांधी जी ने जो कांग्रेस छोड़ दी थी 1934 में, गांधी जी ने हमेशा के लिए कांग्रेस छोड़ दी थी। और जिस समय देश आजाद हुआ उस समय भी गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष या कांग्रेस के किसी पद पर नहीं थे, ना ही कांग्रेसी थे। जिस समय देश आजाद हुआ उस समय गांधी जी पश्चिम बंगाल के नोआखली में थे, जो दंगे को रोक रहे थे। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद अब आपसे बात कर लेते हैं गिव अवे के बारे में, जो हमारा गिव अवे आपको बताना है। तो गिव अवे में आपका पहले तो ये बताना कि काकोरी ट्रेन डकैती में कितनों को फांसी दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती सभी को पता है 1925 में हुआ, 9 अगस्त 1925 को। तो काकोरी ट्रेन डकैती में कितने भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी दी गई थी? एक तो ये बताना है, और ऐसे क्रांतिकारी का भी नाम बताना है जिसे फांसी नहीं दी गई थी, अर्थात वो फरार हो गए थे काकोरी ट्रेन डकैती। ठीक है, ये हमारा गिव अवे। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।